अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर ये बात आती है कि एक बंदा जो एलिजिबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे हमने 2 पर्सन्स की बात की थी कि एक ऑफरर होता है, ऑफरी होता है, जो पिछली वीडियोस में आप देख चुके होंगे। तो हम आज उसी बंदों की बात करेंगे कि वो बंदे कौन होने चाहिए, वो पर्सन्स कौन से होने चाहिए जो कि आपकी कैपेसिटी में आते हैं और वो कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। अच्छा, कॉम्पिटेंट की मैंने बात की है तो कॉम्पिटेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है आपका एलिजिबिलिटी कि कौन कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें जो लॉ ने बताया है वो है 3 पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है इसको। पहला पार्ट अगर हम करें तो उसका मतलब है कि पहला जो है वो बंदा मेजर होना चाहिए। अच्छा, मेजर की बात की तो मेजर कौन होता है? मेजर वो बंदा होता है जो 18 प्लस हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो। लॉ ने ये बताया हुआ है। और एक और बात बताई हुई है कि 21 साल से ऊपर भी होना चाहिए जबकि वो उसका कोई गार्डियन हो या लॉ ने उसको अलाउ किया हो कि वो जो है वो 21 साल से ऊपर जो है वो मेजॉरिटी के उसमें फॉल करता है। ठीक है। दूसरी बात अगर आ गई तो आपका आ गया साउंड माइंड। साउंड माइंड की बात करें तो साउंड माइंड कौन होता है? जो कि इंसान समझ बूझ रखता हो, जजमेंटल हो, कि जो उसके कॉन्टेक्स्ट के टर्म्स वगैरह हों वो समझ सके, उसको साउंड माइंड के करार दिया जाता है, जो नॉर्मली हम लोग आम हालत में लोगों को कंसिडर करते हैं। अच्छा, तीसरी बात अगर हम करें तो वो इंसॉल्वेंट ना हो, इंसॉल्वेंसी ना हो। अच्छा, इंसॉल्वेंसी ना हो इसका मतलब ये है कि अगर बंदा किसी भी इंडेटनेस के अंदर चले जाता है, कोई केस वगैरह होता है किसी भी कोर्ट के अंदर, तो लॉ जो है वो उसको इंसॉल्वेंट करार दे देती है। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता या फर्दर कोई अपने मामला तय नहीं कर सकता, कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट उसको बोलती है कि वो उसके पास ना आपके कोई पैसे हैं ना उसकी कोई लायबिलिटी बनती है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आप जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा सकते, कोई इंडेटनेस की वजह से जो आपके ऊपर उधार चढ़ जाते हैं बहुत सारे, उसकी वजह से कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट करार दे देती है। तो हमने 3 बातें डिस्कस की हैं इसके अंदर कि ये 3 बंदे हो, इंसॉल्वेंसी ना हो, साउंड माइंड हो, मेजर हो, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, इसके ऑपोजिट अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता, कौन इनकॉम्पिटेंट है, कौन इनएलिजिबल है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो बंदा जो नॉट एलिजिबल है वो कौन होता है? सबसे पहले आपका आ गया माइनर। माइनर कौन होता है? मेजर की तो हमने बात की, माइनर की बात करें तो माइनर बंदा वो होता है जो 18 साल से कम हो, 18 साल से एक्सीड ना की हो उसने अपनी एज, तो वो बंदा लॉ के हिसाब से माइनर होता है। उसके बाद अनसाउंड माइंड हो। साउंड माइंड की तो हमने बात की है कि बंदा जो अक्लमंद हो, जो समझ बूझ रखता हो, वो बंदा जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो बंदा समझ बूझ नहीं रखता हो, जिसको टर्म्स के बारे में ही नहीं पता हो, वो बंदा जो है वो आपका अनसाउंड माइंड कहलाएगा। तीसरी बात क्या आ गई? जो बंदा इंसॉल्वेंट हो। ठीक है, इंसॉल्वेंट की बात की है तो वही मैंने आपको बताया डिटेल में अभी कि वो जो इंडेटनेस आ जाती है या बहुत ज़्यादा मकरूज हो जाता है, उधार नहीं दे पाता, तो कोर्ट उसको एक लेटर इशू करती है कि वो जो है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने ये बात की है कि लॉ के हिसाब से कौन से बंदे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटी किसकी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन नॉट एलिजिबल हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, हम इसके आगे बात करते हैं तो माइनर के कुछ एसेंशियल्स हैं, वो हम लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि माइनर कौन होता है और माइनर क्या क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देता है वो, मतलब इनिशियली जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है कोई भी, अगर आप बात करें कोई भी माइनर 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर चले जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो शुरू से ही जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इसका मतलब है कि वो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। ठीक है, दूसरी बात उसने है कि प्रोमिसरी और बेनिफिशियरी, मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता लेकिन वो एज अ बेनिफिशियरी या प्रोमिसरी प्रॉमिस कर सकता है, मतलब वो किसी को प्रॉमिस करे कि मैं ये काम कर दूंगा आपका, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दाखिल ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की शक्ल इख्तियार ना करे, तब जाके वो बेनिफिशियरी भी बन सकता है और प्रोमिसरी भी बन सकता है। ठीक है, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड का मतलब है कि जो उसने परफॉर्मेंस की है या जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इन फ्यूचर तो वॉइड तो होगा, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है किसी भी तरह से तो वो आगे उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। रेक्टिफाई का मतलब क्या है कि वो उसको आगे एक्सेप्ट, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने क्यों किया कॉन्ट्रैक्ट और किस वजह से किया, या इसका जो लीगल एक्सपेक्ट है वो क्यों उसको आप चैलेंज कर सकते हैं आराम से ना, मतलब माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को आराम से आप चैलेंज कर सकते हैं लीगली।
लेकिन वो आपको लिए कोड भी आपको यही कहेगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी माइनर से, जब आपको पता था ये माइनर है। ठीक है, इसके बाद है नॉट लायबल टू रिटर्न द बेनिफिट। इसकी हम बात करें तो अगर कोई माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है फॉल्सी रिप्रेजेंटेशन करके, मतलब हमने आपको बता के कि मैं जो हूँ वो मेजर हूँ, या किसी को पागल बना के बेवकूफ़ बना के वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है, तो वो लायबल नहीं होता। जैसे उसने अगर किसी ने लोन लिया है, किसी बच्चे ने लोन ले लिया किसी से, तो उसके ऊपर जो रिटर्न है, जो उसको रिटर्न देना है, मतलब जो उसका इंटरेस्ट लगता है, जाहिर सी बात है कोई अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह का एलिमेंट भी शामिल होता है, तो वो जो इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है वो उसको पे करने के लिए लायबल नहीं होता। मतलब अगर वो दे तो ठीक है, अगर नहीं दे तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटीज़। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि ये फॉल्सी प्रेजेंटेशन करने की वजह से, मतलब वो गलत तरीके से बताने की वजह से कि मैं मेजर हूँ और अपने आप को ये शो करता है कि मैं मेजर हूँ, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दाखिल हो जाता है, तो वो बाद में क्या कर सकता है कि बाद में वो अर्जी डाल सकता है कोर्ट के अंदर कि मैं तो माइनर था और मैं जो हूँ वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकता या इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, इसलिए इसकी बेसिस के ऊपर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, इसके अंदर आपकी गलती ये होती है कि अगर आप मेजर हो तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा बंदा जो है वो कम से कम मेजर होना चाहिए, उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो या वो मेजर हो इन टर्म्स ऑफ लॉ। ये मेजर के पार्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें, वो इस चीज़ को पकड़े कि भाई वो चीज़ माइनर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई झूठ बोल के या पागल बना के आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये चीज़ उस अदर पार्टी के जुम्मे में आती है कि वो जो है वो उस चीज़ को समझे, इन्वेस्टिगेट करे और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो जान ले कि वो माइनर नहीं है। ठीक है, इसके बाद है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें एक टर्म्स यूज़ किए हैं लुकमान पे किए, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक हम लोग उसमें रेफ़र कर रहे हैं और उसी से पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक टर्म यूज़ किया है नॉट स्पेसिफिक के लिए, वो है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब ये होता है फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड जब हो जाता है तो आप शुरू से ही ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके अंदर लिखी हुई है कि ये माइनर आपका इन फ्यूचर जाके कोई परफॉर्मेंस करेगा, कोई सर्विसेज देगा या कोई प्रोडक्ट देगा, तो उसके अंदर क्या मामला होते हैं कि आप जो है फ्रॉम द स्टार्ट ही वो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। वो तो यही बोलेगा कि मैं माइनर हूँ, अब मैं तो ये परफॉर्मेंस दूंगा ही नहीं। तो वो चीज़ जो है वो लॉ भी उसको एक्सेप्ट करता है कि आप माइनर के साथ कोई भी इसको बाउंड नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या कोई सर्विस के लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कैन नॉट बी पार्टनर। अच्छा, कैन नॉट बी पार्टनर का मतलब यही है कि बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जैसे आपका लीगल भी होती है, ऑडिट की भी होती हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, तो उसके अंदर कुछ पार्टनर्स होते हैं, या कोई पार्टनरशिप ऐसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी खोली जा सकती है, ट्रेडिंग के लिए भी खोली जा सकती है, तो वो जो फर्म्स होती हैं उसमें वो पार्टनर नहीं बन सकता। अच्छा, पार्टनर बनने की जो शर्त है वो वही है कि आप मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, ताकि आप जो है वो पार्टनर बन सको और लीगली आपको पार्टनर माना जाए। अगर आप माइनर को, ऐसा होता है कभी कभार कि एक बिजनेस चला हुआ आ रहा होता है, बहुत सारे अपने बाप दादाओं का बिजनेस चला हुआ होता है और पार्टनरशिप में ही चल रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि वो अपने बच्चों को भी लगा लेते हैं उस फर्म के अंदर, उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। तो वो जो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर उस माइनर को एंटर करते हैं तो वो उसको पार्टनर की हैसियत नहीं दे सकते। हाँ, उससे काम ले सकते हैं, वो अपना प्रॉफिट भी शेयर कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन आप उसको एज अ पार्टनर तस्लीम नहीं करोगे। पार्टनर उसको बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो जब तक मेजर पे नहीं आएगा तब तक वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसके बाद है आपकी कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। अच्छा, इंसॉल्वेंट की बात हमने यहाँ पर भी की थी, तो मैं आपको रिलेट करके बता दूं कि अगर हम लोग इंसॉल्वेंट की बात करते हैं तो वो एक बंदा कोर्ट केस में जाता है, कोई पर्सन कोर्ट के अंदर जाता है और वो इंसॉल्वेंसी का केस दायर करता है कि मैं इंसॉल्वेंट होना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंट क्यों होना चाहता हूँ? कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता। इन सारे केसेस के अंदर कोर्ट हियरिंग करके उसको एक लेटर ऑफ इंसॉल्वेंसी का इशू कर देता है। अच्छा, ये चीज़ कोर्ट माइनर के लिए नहीं करता। माइनर के लिए क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता तो माइनर के साथ आप ये कैसे कह सकते हो कि आप वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट तो वो होता है जो कि जिसके साथ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, मेजर के थ्रू उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, मेजर हो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो और इन फ्यूचर जाके वो पे नहीं कर पा रहा या लायबल नहीं है, तो उस चीज़ के अंदर वो इंसॉल्वेंसी केस कर सकता है। माइनर के केस में तो वो एब इनिशियो फ्रॉम द स्टार्ट ही वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे कंसिडर करोगे कि वो इंसॉल्वेंसी की केस फाइल करेगा। तो ये आपका कोर्ट के अंदर भी इंसॉल्वेंसी केस फाइल नहीं कर सकता और वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। अच्छा, बात करें तो लायबल फॉर नेसेसरीज। अच्छा, नेसेसरीज क्या होती है? बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। कभी कभार ये होता है कि माइनर जो बच्चा होता है वो उसके माँ बाप मर जाते हैं या कोई उसका कोई लेने ख़ानदान में कोई नहीं होता बंदा,
तो उसके अंदर क्या होता है कि वो एक बंदा, एक पर्सन, उसका खालू मामू कोई भी ऐसा बंदा जो उसका केयर टेकर होता है, वो उस पर पैसे खर्च कर रहा होता है। अच्छा, वो जो पैसे खर्च कर रहा होता है ना, तो वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, या तो वो उसकी जो माइनर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हेरिटेज है, जो उसको विरासत में चीज़ें मिली हैं, उसमें से वो प्रॉपर्टी बेच के उस केयर टेकर को पैसे दे, जो कि उसकी नेसेसिटीज़ पूरी करता है। नेसेसिटीज़ में क्या आ जाती हैं आपकी, वही चीज़ें आ जाती हैं, खाना भी आ जाता है, पीना भी आ जाता है, जो भी उसको कपड़े पहनने के हैं या कोई रहने की जगह है वो दी हुई है रेंट के लिए। तो वो जो केयर टेकर सारे खर्चे उठा रहा है, उसके सारे अखराजात उठा रहा है, वो सारे के सारे पे करना स्टेट का काम है। कि वो उसके माइनर के पास से अपना कोई भी प्रॉपर्टी हो जो उसको हेरिटेज में मिली हो, वो उसको बेच के या उसमें से कंपनसेट करके वो केयर टेकर को पेमेंट करे। तो वो जो है, वो माइनर जो है इस केस के अंदर स्टेट लायबल है कि वो माइनर में से चीज़ें निकाल के प्रॉपर्टीज़ दे के उसमें से पैसे खर्च करके उसको केयर टेकर को देगा, और वो केयर टेकर को देना जो है वो लायबल होगा उसकी नेसेसिटीज़ के लिए। ठीक है। इसके बाद है कैन बी एजेंट। कैन बी एजेंट की बात करें तो एजेंट है और प्रिंसिपल एक इसका अलग कॉन्सेप्ट है, और एक अलग इसके ऊपर हम चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे इन फर्दर स्टडीज़ में। अगर मैं इसके बारे में शुरू से आपको बता दूं तो ये होता है बेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट का एक केस होता है। प्रिंसिपल कौन होता है, वो मेजर ही होना चाहिए बेसिकली, वो हम इन फ्यूचर हम जब पढ़ेंगे तो उस पर पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे देता हूँ कि उसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो ज़्यादातर मेजर ही होते हैं और मेजर ही होना चाहिए। अच्छा, एजेंट जो होता है वो मेजर भी हो सकता है और इस केस में माइनर भी हो सकता है। माइनर हो सकता है इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करता है। फ़र्ज़ करें कि मेरा कोई दोस्त है, मैंने उस दोस्त जो है वो मेरा 18 साल से कम है, मैं उसको कोई ट्रांजैक्शन के लिए भेजता हूँ, जैसे कि मैं उसको शॉपिंग मॉल भेजता हूँ कि वो जाके कोई माल ले आए, जैसे कोई गारमेंट्स की चीज़ ले आए, जैसे शर्ट्स की कोई टन के उठा के हिसाब से ले आए, सप्लाईज ले आए जो मैंने उसको बोली हैं, तो वो माइनर है। अच्छा, वो माइनर है और मैं मेजर हूँ, तो मैंने उसको एज ए एजेंट बना के अपना भेजा है उस शॉपिंग मॉल के अंदर। वो उस परफॉर्मेंस के लिए लायबल जब तक नहीं होगा, और मैं ही लायबल होऊंगा क्योंकि जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, क्योंकि वो माइनर है तो उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस, उसकी सारी की सारी हरकत जो भी वो उससे करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा शॉपिंग मॉल से के शॉपकीपर से, वो सारे के सारे उस परफॉर्मेंस का लायबल मैं हूँगा क्योंकि वो मैं मेजर हूँ और मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं ही उस चीज़ का लायबल हूँगा। इन केस अगर हम प्रिंसिपल और एजेंसी की बात करें तो एजेंट भी अपने पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से लायबल हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ माइनर हम वो लाइबिलिटी कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो माइनर होता है। तो उसकी भी सारी परफॉर्मेंस, अगर वो कोई फ्रॉड करता है या कोई ऐसी चीज़ करता है, पैसे लेके भाग जाता है या वो सही तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, तो वो एजेंट बन सकता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी और जितनी भी वो लाइबिलिटी होगी वो मेरी होगी, वो उसकी नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें तो माइनर और टॉर्ट। अच्छा, टॉर्ट की बात करें तो रॉन्ग डूइंग की बात होती है। ये टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग और क्रिमिनल एक्ट। रॉन्ग डूइंग और आगे आपका क्रिमिनल एक्ट के उसमें होता है। फर्ज करें आजकल आप देखते होंगे न्यूज़ के अंदर कि किसी बच्चे ने एक मस्ती मजाक के अंदर किसी को गोली मार दी, किसी अपने ही दोस्त को गोली मार दी, पता चला वो बच्चा एक्सपायर हो गया, दूसरा बच्चा एक्सपायर हो गया। अब वो जो उसने क्रिमिनल एक्ट किया है वो उसके लिए लायबल होगा। अच्छा, वो उसके लिए एक अलग एक्ट है जो कि उसके अंडर वो फॉल करता है और ये क्रिमिनल की केस की तरफ चले जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माइनर सिर्फ और सिर्फ टॉर्ट और रॉन्ग डूइंग की केस के अंदर जो क्रिमिनल एक्ट करता है, किसी का कत्ल कर देता है या किसी को ऐसा डेडली नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से बहुत हैवी नुकसान हो गया, उसकी मौत हो गई या वो डिसेबल हो गया, इस केस के अंदर ये गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट माइनर के जो है वो केस दायर करती है, उसके पेरेंट को भी पकड़ती है और उसको भी लायबल ठहराती है और उसको चिल्ड्रंस की जो जेल होती है वो उसके अंदर उसको उसमें भेज देते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल एक्ट अगर वो करेगा क्रिमिनल एक्ट तो वो लायबल होगा। बाकी इन केसेस के अंदर जितनी भी केसेस हैं इसमें मेजर के ऊपर जिम्मेदारी आती है, मतलब अदर पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करे, देखे कि वो बंदा माइनर तो नहीं है, उसका शनाख्ती कार्ड ले, सही तरह से तसल्ली कर ले, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करे। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो वो खुद नुकसान उठाएगा उसका सारा, माइनर जो है वो उसका लायबल नहीं होता इन एनी केस, और कोर्ट भी जो है वो आपके अगेंस्ट ही इस चीज़ का फैसला देगी। तो आज हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है और ये चैप्टर बहुत छोटा है और आपको इंशाल्लाह इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर भी इंशाल्लाह मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो पास पेपर भी हैं वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँ अपने वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपको इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर मिल सके। अच्छा, दूसरी बात ये करना चाह रहा हूँ मैं कि आप इस चीज़ को याद करते रहें, रिपीटिशन रखें। मैंने आपको पहले भी बोला है, हर वीडियो में बोलता हूँ कि लॉ का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर थ्योरी है।
तो आप अगर शुरू से इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे, पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, जॉट डाउन नहीं करेंगे अपने लेजर रजिस्टर्स के अंदर, तो वो चीज़ जो है ना आपको बाद में नुकसान देगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और अनसाउंड माइंड की तरफ लेके जाएंगे बात को। उसके कैटेगरीज होती हैं कि किस तरह से अनसाउंड माइंड होता है, क्या होता है, वो सारे मामला हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।